आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। खबर शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। हमास के हमले में 3 इजरायली फौजी हलाक, 12 जख्मी। नेतन्याहू कोर्ट में पेश, हो सकती है सजा। गिरिराज सिंह से मिलने उनके दफ्तर पहुंची असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने बुनकरों की परेशानियों को लेकर चर्चा की। आजम खान ने इंडिया ब्लॉक के लीडरों को घेरा। सपा के सीनियर लीडर ने जेल से लिखा खत। बांग्लादेशी हुकूमत ने खोल दी अपनी पोल। हुकूमत ने माना 78 बार हुए हिंदुओं पर हमले। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने दिया मुतनाज़ा बयान, कहा भारत में वक्फ बोर्ड की नहीं है कोई जरूरत। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शेखर यादव के बयान का लिया नोटिस। जस्टिस ने कहा था देश तो बहुसंख्यक से चलेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचा कपूर खानदान। राज कपूर के 100वीं यौम पैदाइश पर किया इनवाइट। इंजीनियर की खुदकुशी के मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा, पत्नी और खानदान वालों के खिलाफ मामला दर्ज। राहुल और प्रियंका ने संभल में मुतासरीन से की मुलाकात। बीजेपी को बताया समाज के लिए खतरनाक। हमास से इजराइल की अभी भी लड़ाई जारी है। हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया है, जिसमें इजराइल के 3 फौजियों की मौत हो गई है और 12 जख्मी हुए हैं। उधर नेतन्याहू लीगल तरह से फंसे हुए नजर आ रहे हैं और अब इसी सिलसिले में नेतन्याहू को आज कोर्ट में पेश होना पड़ा। हमास से अभी भी लड़ाई जारी है। हमास ने इजराइल पर हमला किया है, जिसमें इजराइल के 3 फौजियों की मौत हो गई है और 12 फौजी जख्मी हुए हैं। उधर नेतन्याहू लीगल तरह से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू ने कोर्ट से पेश होने के लिए टाइम मांगा था, लेकिन कोर्ट ने उसे टाइम नहीं दिया। इसलिए नेतन्याहू आज कोर्ट में पेश हुए, जहां वो मुजरिम के तौर पर आज गवाही देंगे, जो अपने ऊपर लगे इल्जामात का अब तक मजाक उड़ाते रहे हैं, जबकि इन इल्जाम में उसका चीफ ऑफ स्टाफ पहले से ही जेल में है। इल्जाम ये है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट वजीर आजम दफ्तर से जानबूझकर लीक किए गए थे, जिससे हमास से समझौता ना हो सके। जो जुलाई में हमास से जंगबंदी की बातचीत हुई थी, आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर से पहले ही नेतन्याहू को हटाने की बात हो रही थी। उन पर पहले से ही बदूनबानी के मामलात हैं। बता दें कि नेतन्याहू इजराइल के पहले सर्विस वजीर आजम हैं, जो मुद्दई के तौर पर अदालत में पेश हुए हैं। याद रहे कि नेतन्याहू की कुर्सी जाने के साथ साथ उन्हें सजा होने के इम्कान ज्यादा हैं। उधर इजराइल ने सीरिया पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और लगातार इजरायली फौज आगे बढ़ रही है। उसने सीरिया के एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया है और इस इजराइल फौज दमिश्क से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। आज ओपोजिशन के लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संभल के मुतासरीन से मुलाकात की है और सभी को इंसाफ का वादा करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि संभल में हुआ वाकया बीजेपी की नफरती राजनीति का नतीजा है और ये पुरअमन समाज के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि हमें साथ मिलकर इस तशद्दुद और नफरती मानसिकता को मोहब्बत और भाईचारे से हराना होगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संभल के मुतासरीन से कहा कि कांग्रेस आपके साथ खड़ी है और हम सभी मुतासरीन के साथ खड़े हैं और सभी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। आपको बता दें कि संभल तशद्दुद में कई लोगों की जान गई थी और कई लोगों के घर और दुकानें जलाए गए थे। कांग्रेस एमपी इमरान मसूद ने बताया कि बहुत इत्मीनान के साथ वे संभल के मुतासिरों से मिले हैं और उनसे बातचीत की है। इस दौरान इमरान मसूद ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जो लोग पीड़ित हैं वो पूरे परिवार के साथ मिलने आए थे और अपने दुख को, दर्द को, तकलीफ को जो उन्होंने सहा है उसको राहुल जी और प्रियंका जी के साथ साझा करने के लिए आए थे। राहुल जी, प्रियंका जी ने बड़े इत्मीनान के साथ उनकी बातों को सुना और हर संभव सहायता का भरोसा दिया। तो कितने परिवार आए थे, कितनी फैमिली थी? सभी लोग थे, जो कम से कम मृतक हैं, मृतक परिवार सभी लोग थे। सभी लोग आए थे उनके घर से। किसी का भाई थे, किसी के वालिद थे, किसी की मदर थी, तो इस तरह से लोग। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी वजीर टेक्सटाइल और बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह से मुलाकात की, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर इस मीटिंग को लेकर लोगों के अलग अलग रद्द अमल सामने आ रहे हैं।
कोई कहने लगा कि ओवैसी अपने घर पर गिरिराज को दावत का न्योता देने गए थे, तो कोई उन पर इल्जाम लगाता दिखा कि वे बीजेपी की बी पार्टी हैं। वजह है कि दोनों ही लीडर एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी करते हैं। अब ऐसे में दोनों का हंसकर मिलना लोगों को रास नहीं आ रहा है। सवाल उठ रहा है कि आखिर दोनों ने क्यों मुलाकात की। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल गिरिराज सिंह मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल हैं और इसी के सिलसिले में ओवैसी ने उनसे मुलाकात की है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस मसले को लेकर ट्वीट भी किया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है, मालेगांव के पावरलूम लाखों लोगों के रोजगार का जरिया है। हम टेक्सटाइल वजीर से इसी सिलसिले में मिलने गए थे। हमारे घर में हो रही दावत का न्योता देने नहीं गए थे। एक MP के तौर पर मेरा फर्ज बनता है कि मैं आम आदमी के मसले उठाऊं। इस मीटिंग पर मरकजी वजीर गिरिराज सिंह का भी रिएक्शन सामने आया है और उन्होंने ओवैसी के साथ मीटिंग की डिटेल अपने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए बताया कि ओवैसी बुनकारों की परेशानियों को लेकर उनके पास आए थे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, ओवैसी जी और उनकी टीम ने टेक्सटाइल मंत्री के दफ्तर का दौरा किया और बुनकारों से मुताल्लिक मसलों पर चर्चा की। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान ने जेल से एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने इंडिया इत्तेहाद को अपनी पोजीशन साफ करने के लिए कहा है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान ने इंडिया इत्तेहाद पर मुसलमानों की अनदेखी करने का इल्जाम लगाया है। उनकी तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि इंडिया ब्लॉक को मुसलमानों की कंडीशन पर अपनी पोजीशन को साफ करना होगा, वरना मुसलमानों को मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। आजम खान फिलहाल सीतापुर जेल में बंद है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जिलाई सदर अजीत सागर ने उनका ये मैसेज जारी किया है। अपने इस खत में उन्होंने लिखा है कि समाजवादी पार्टी को रामपुर का मुद्दा उतना ही जोर से उठाना चाहिए जितना संभल का मुद्दा उठाया गया, क्योंकि रामपुर में कामयाब तजुर्बे के बाद ही संभल में हमला हुआ है। आजम खान ने कहा कि रामपुर की तबाही पर इंडिया इत्तेहाद तमाशाही बना रहा और मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने का काम करता रहा। इंडिया ब्लॉक को अपनी पोजीशन को साफ करना होगा, वरना मुसलमानों को मुस्तकबिल पर सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कौमी सदर स्वामी चक्रपाणी महाराज ने वक्फ बोर्ड को लेकर मुतनाज़ा बयान दिया है, जिससे मुस्लिम बिरादरी के लोगों में गुस्से की लहर दौड़ गई है। बता दें, स्वामी चक्रपाणी महाराज ने अपने बयान में कहा कि भारत में वक्फ बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है, वक्फ बोर्ड की मान्यता खत्म कर दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड भारत का सबसे बड़ा लैंड माफिया है। उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मेरा मानना है कि जो पिछली सरकारों ने इसको भस्मासुर बनाया, अधिकार देकर के, पावर देकर के, कांग्रेस की सरकारों ने, केंद्र की सरकार, वर्तमान की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार वक्फ बोर्ड की मान्यता संसद से तत्काल समाप्त करे, उसके अधिकार को तत्काल समाप्त करे और वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्तियां हैं वो देश हित में उसके प्रयोग के लिए एक कानून बना करके उसको खत्म करें। वक्फ बोर्ड की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान जाए ना वक्फ बोर्ड रूपी भूमाफियों को, भस्मासुर को तत्काल समाप्त करने की आवश्यकता है। इसकी मान्यता समाप्त किया जाए। जस्टिस शेखर कुमार यादव के मुतनाज़ा बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से डिटेल मांगी है। जस्टिस शेखर कुमार यादव विश्व हिंदू परिषद के एक प्रोग्राम में किए गए तबसरे की वजह से चर्चा में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव की विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम में किए गए बयान का संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शेखर के बयान को लेकर हाई कोर्ट से पूरी रिपोर्ट मांगी है। 8 दिसंबर को दिए गए इस बयान को लेकर जस्टिस शेखर कुमार की काफी मजम्मत हो रही है। इसमें उन्होंने कहा था कि ये भारत है और ये अपने बहुमत की इच्छा के मुताबिक ही चलेगा। हालांकि तनाज़े के बीच जस्टिस शेखर यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले में एक प्रेस रिलीज जारी की है। लाइव लो की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के बयान की अखबारों में छपी रिपोर्टों पर संज्ञान
संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट से ब्यौरा और जानकारियां मंगवाई गई हैं और मामला जेर गौर है। दिल्ली के साबिक सीएम और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल कोंडली पहुंचे, जहां उन्होंने ऑटो ड्राइवरों से कई बड़े और अहम वादे किए और उनकी गरीबी दूर करने के लिए कई फैसले किए हैं। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने कोंडली पहुंचकर ऑटो ड्राइवरों के घर भोजन किया। अरविंद केजरीवाल को दाल, पनीर और कई सब्जियां खिलाई गई। अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी बीवी भी मौजूद थी। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि कोई भी सरकार दिल्ली के ऑटो ड्राइवरों का नहीं सोचती है। उन्होंने कहा कि हम ऑटो ड्राइवरों की मदद करने के लिए यहां पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात से पहले ऑटो ड्राइवरों को करीब 10 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर, 5 लाख रुपए की एक्सीडेंट बीमा पॉलिसी और पूछ-ओ ऐप को फिर से लॉन्च करने का वादा किया है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने ऑटो ड्राइवरों को 1 लाख रुपए उनकी बहन बेटियों की शादी में देने का वादा किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फरवरी में जब दिल्ली में हमारी फिर से सरकार बनेगी, हम इन सभी वादों को पूरा करेंगे। तो आज मैं दिल्ली के ऑटो वालों के लिए 5 बड़े ऐलान करना चाहता हूँ। हमारी जब दोबारा फरवरी में सरकार बनेगी तो ये 5 चीज़ें लागू की जाएंगी। एक कि ऑटो वाले बहुत गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं। जब ये बेटी की शादी करते हैं तो इन्हें तकलीफ़ होती है। तो अगर किसी भी ऑटो वाले की बेटी की शादी होगी तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए उनकी बेटी की शादी के लिए। दूसरा, साल में 2 बार होली पे और दिवाली पे इन्हें वर्दी बनवाने के लिए 2,500 हजार रुपए हर ऑटो वाले को दिया जाएगा। तीसरा, हर ऑटो वाले का 10-10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5-5 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया जाएगा। चौथा, हम चाहते हैं कि इनके बच्चे बड़े होके आगे बढ़ें, तो इनके बच्चों को अगर कोचिंग की जरूरत है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो उस कोचिंग की फीस सरकार देगी। और 5वां, पूछो ऐप। ऑटो वालों की डिमांड है कि पूछो ऐप को दोबारा चालू किया जाए। इस ऐप को दोबारा चालू किया जाएगा। इंतखाबी मौसम में वादों की ताबड़तोड़ भरमार से ऑटो ड्राइवरों की बल्ले बल्ले हो रही है। आम आदमी पार्टी के बाद अब बीजेपी ने हुकूमत बनाने की सूरत में कई तरह के फायदे देने का वादा किया है। वीरेंद्र सचदेवा ने हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर ऑटो ड्राइवरों से मुलाकात की और ऑटो में सवार होते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी हुकूमत को करप्ट करार कर दिया है और कहा कि बीते 10 सालों में ऑटो ड्राइवरों का केवल इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 10 सालों में ऑटो ड्राइवरों को ठगने का काम किया है। बीजेपी रियासती सदर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बीजेपी की प्रदेश सरकार उनके छोटे बच्चों को फ्री एजुकेशन देने के साथ साथ हायर एजुकेशन के लिए वजीफा देगी। वीरेंद्र सचदेवा ने ऑटो चालकों की भलाई की बात करते हुए ऑटो चालकों से कहा कि बीजेपी हुकूमत लाइफ इंश्योरेंस कवर देने के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रॉफिट भी दिलाएगी। दिल्ली में सरकार जरूर आम आदमी पार्टी की है, लेकिन पुलिस इंतजामिया आज भी एलजी के हाथ में है। दिल्ली के एलजी सचिवालय ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर को हुक्म दिया है कि वे अगले 2 महीने में राजधानी में गैर कानूनी तौर पर रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान के लिए एक मुहिम शुरू करें। एलजी का कहना है कि इसके जरिए राजधानी में मुस्लिम बिरादरी की मांग के मुताबिक दिल्ली में रह रहे बांग्लादेश से गैर कानूनी तरीके से आए लोगों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एलजी सचिवालय ने कहा कि ये कदम दरगाह हजरत निजामुद्दीन और बस्ती हजरत निजामुद्दीन के उलेमाओं और वहां के जिम्मेदार लोगों के कहने पर एलजी वीके सक्सेना ने उठाया है, जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं और अक़लियती बिरादरी पर हमले पर गहरा अफसोस जताया है। बांग्लादेश की स्थिति का हवाला देते हुए रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा कि दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। वहां के जिम्मेदार लोगों ने कहा कि अगर बांग्लादेश में मेरे हिंदू भाइयों जो अक़लियती हैं उनके साथ ज्यादती होती है तो भारत हुकूमत को गैर तरीके से बांग्लादेश से आए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अपने भाइयों के लिए आवाज उठाना हमारा फर्ज है। अगर ये जारी रहा तो भारत में गैर तरीके से आए लोगों को बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि घुसपैठियों को सड़कों, फुटपाथों, पार्कों और अलग सरकारी जमीनों से हटाया जाए और गैर कानूनी तरीके से हासिल किए गए आधार कार्ड,
वोटर आईडी, पहचान पत्र जैसे दस्तावेजों को रद्द किया जाए। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर एलजी वीके सक्सेना ने ये फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर की खुदकुशी के मामले में उसकी बीवी और उसके घर वालों के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस बात की पूरी जानकारी दी और पुलिस ने बताया कि बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले अतुल सुभाष ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि शादी के बाद तनाव और अपनी बीवी से परेशान होकर मैं इस कदम को उठा रहा हूं और तख्ती गले में लटकाकर खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में लिखा है कि शादी के बाद उसकी बीवी, उसके रिश्तेदार उसे टॉर्चर करते थे। पुलिस ने बताया कि सुभाष की बॉडी मंजूनाथ लॉआउट इलाके में उनके घर पर फंदे से लटकी मिली है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि उनके कमरे में एक तख्ती भी लटकी मिली, जिसमें लिखा था कि इंसाफ मिलना अभी बाकी है। साथ ही अतुल सुभाष ने सुसाइड करने से पहले करीब 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने उन सभी हालात का जिक्र किया जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया और ये कदम उठाने के लिए वो मजबूर हुए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में सुभाष ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे लगता है कि सुसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं जो रुपए कमा रहा हूँ उससे मेरे दुश्मन और मजबूत हो रहे हैं। उन्हीं रुपयों का इस्तेमाल मुझे बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है और ये सर्किल यूं ही चलता रहेगा। सुभाष ने मांग की कि उसके सुसाइड के बाद उसकी बीवी और उसके खानदान को उनकी बॉडी के पास जाने की इजाजत ना दी जाए। उन्होंने वीडियो में अपने खानदान वालों से कहा कि जब तक उनको टॉर्चर करने वालों को सजा नहीं मिल जाती तब तक वे उनकी अस्थियों को ना बहाएं। अब इस मामले की पुलिस गहराई से जांच कर रही है और सभी करीबियों से पूछताछ कर रही है। राज कपूर की 100वीं सालगिरह से पहले बॉलीवुड के अहम सितारों समेत कपूर खानदान आज पीएम नरेंद्र मोदी के साथ एक बैठक के लिए दिल्ली पहुंचा। इस बैठक का मकसद वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आने वाले फिल्म फेस्टिवल में दावत देना था, जो भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली शख्सियत में से एक राज कपूर की विरासत का सम्मान करेगा। दरअसल बॉलीवुड के मशहूर अदाकार राज कपूर की 100वीं यौम पैदाइश से पहले पूरा कपूर खानदान पीएम मोदी से मिलने पहुंचा है। इस दौरान कपूर फैमिली को एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां से सभी का लुक वायरल हो रहा है, जिसमें कई मशहूर हस्तियां शामिल हैं। इनमें रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, नीतू कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर खान और सैफ अली खान, अदार जैन, अनीसा मल्होत्रा, अदार खान के पिता मनोज जैन भी इस ट्रिप का हिस्सा हैं। राज कपूर की 100वीं यौम पैदाइश के करीब आते ही कपूर खानदान मरहूम अदाकार और डायरेक्टर को खिराजे अकीदत देने की तैयारी कर रहा है, जिन्हें अक्सर हिंदुस्तान के सबसे महान शोमैन के तौर पर जाना जाता है। करीना कपूर खान ने सोशल मीडिया पर इस बारे में पहले ही मालूमात शेयर की थी। उन्होंने फैंस को राज कपूर की सबसे मशहूर फिल्मों की एक स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल होने के लिए इनवाइट किया, जो 13 से 15 दिसंबर तक 40 शहरों और मुल्क भर के करीब 135 सिनेमा घरों में होगी। इस मुनफरिद फिल्म फेस्टिवल में राज कपूर अदाकार की कुल 10 फिल्में दिखाई जाएंगी, जिसमें आग, बरसात, आवारा, श्री 420 और मेरा नाम जोकर जैसी कालजाई क्लासिक फिल्में शामिल हैं। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।